समय तेजी से निकल रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्पष्ट चेतावनी दी है। हमारे साथ i24 न्यूज इंग्लिश पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं निकोल जेडेक, टेल अवीव से लाइव। राष्ट्रपति ट्रंप की लेटेस्ट ट्रूथ सोशल पोस्ट का कोई परिचय नहीं है, इसलिए मैं इसे वैसे ही पढ़ूंगी। मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट्स डे और ब्रिज डे दोनों एक साथ होंगे। उसकी मिसाल नहीं होगी। जलडमरू मध्य खोलो, तुम पागल लोग, नहीं तो तुम नर्क में रहोगे, बस देख लेना। अल्लाह का शुक्र है। हाँ, ये अमेरिकी राष्ट्रपति की नई ट्रूथ सोशल पोस्ट है और अब हम राष्ट्रपति ट्रंप के ईरानियों के प्रति अल्टीमेटम से 24 घंटे से भी कम दूर हैं। या असल में 48 घंटे, क्योंकि राष्ट्रपति ने अब पोस्ट किया है मंगलवार रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम। पोस्ट में बस इतना ही लिखा है। नई डेडलाइन और उनकी भड़काऊ पोस्ट के बावजूद राष्ट्रपति ने आज विभिन्न समाचार माध्यमों से कहा कि उन्हें अब भी लगता है कि वो सोमवार तक ईरान से समझौता कर सकते हैं। जैसे जैसे उल्टी गिनती और फायरिंग जारी है, बचाव दल हैफा में बैलिस्टिक मिसाइल के सीधे प्रहार वाली जगह पर मौजूद है। रिहायशी इमारत पर हमले में कम से कम 4 लोग घायल हुए हैं और 4 अन्य के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब हैफा से अपडेट लेते हैं। i24 न्यूज इंग्लिश संवाददाता बालिक स्लेडन उत्तरी इजराइल से जुड़ी है। बालिक, वहां ताजा जानकारी क्या है, खासकर बचाव अभियान में जहां कुछ लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं? हाँ, यही इस समय मुख्य मुद्दा और मुख्य फोकस है। अब तक 4 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। उनमें से एक की हालत गंभीर है और बाद में जिस अस्पताल में उन्हें ले जाया गया, वहां से ये घोषणा की गई कि उनकी हालत अब मध्यम है, तो वे अभी भी कठिन स्थिति में हैं। दूसरी ओर बाकी लोग हल्की चोट में हैं और कुछ लोग सदमे में भी थे। तो ये वर्तमान स्थिति है, लेकिन अब तक अधिकारियों होम फ्रंट कमांड का कहना है कि अभी भी 4 लोग लापता हैं। उनकी स्थिति जाहिर है अब तक पता नहीं चल पाई है। और चलिए बात करते हैं कि यहाँ असल में क्या हुआ, इसकी शुरुआती जांच के बारे में। हम एक एला वॉरहेड की बात कर रहे हैं, 450 किलोग्राम विस्फोटक जो हाइफा की ओर निशाना साधे हुए था। इसको रोकने की कुछ कोशिशें की गई थी, लेकिन लगता है कि इंटरसेप्टर इसे रोक नहीं पाया। तो वो वॉरहेड उस रिहायशी इमारत पर गिरा, खासकर उसकी पहली 2 मंजिलों पर, लेकिन वो फटा नहीं। इससे नुकसान तो समझ में आता है, लेकिन पूरी इमारत का तबाह होना नहीं, जैसा कि हमने पहले देखा है जब वॉरहेड में 450 किलोग्राम विस्फोटक होता है। तो फिलहाल इससे स्थिति स्पष्ट होती है और आकलन ये है कि जिन 4 लापता लोगों की हम यहाँ बात कर रहे हैं, वे सभी उस इमारत के भूमिगत शेल्टर में नहीं थे। आइए सुनते हैं कि मौके पर मौजूद पुलिस कमिश्नर ने इस स्थिति के बारे में क्या कहा। ये 4 अद्भुत चीजें हैं। यहाँ 4 लोग लापता हैं। हम इस घटना स्थल पर काम कर रहे हैं। इस घटना स्थल पर काम करना बहुत मुश्किल है। ये एक जटिल जगह है क्योंकि इमारत ढलान पर खड़ी है, इसीलिए ये मुश्किल है। होम फ्रंट कमांड और अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं के साथ मिलकर हम सभी को ढूंढ निकालेंगे। मिसाइल के बारे में ये संभव है कि ये मिसाइल फटी नहीं हो और इसलिए हमने निवास के कई इमारतों को खाली करा लिया है, ताकि खुदा न खास्ता अगर ये मिसाइल फटती है तो किसी को चोट न पहुंचे। हमारी टीमें इस मामले को संभाल रही हैं। ये एक विकसित होती स्थिति है जिसके बारे में उम्मीद है कि हमें भविष्य में और जानकारी मिलेगी। माली इसी दौरान ईरान के इस ताजा हमले के बीच भी उत्तर में रहने वाले लोग लेबनान से हिजबुल्लाह की लगभग लगातार हो रही गोलीबारी का सामना करते रह रहे हैं। लेबनान से गोलीबारी पर नई जानकारी क्या है? हाँ, तो हिजबुल्लाह आज भी रॉकेटों की बौछार और ड्रोन हमलों के साथ जारी है। हालांकि ज्यादातर ड्रोन आमतौर पर मार गिराए जाते हैं, लेकिन आज एक ड्रोन येशुव नामक एक छोटे से कस्बे पर आ गिरा, जो इजराइल के उत्तर में अक्को के पास है। कोई हताहत नहीं हुआ, पर इमारत को नुकसान पहुंचा। अब तक हिजबुल्लाह ने पूरे दिन अपने हमले जारी रखे हैं, जैसे कि हर दिन करता है। लेकिन दूसरी ओर आईडीएफ आज बेरूत, लेबनान की राजधानी, पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा था।
अभी हाल ही में पिछले 1 घंटे में बेरूत के दक्षिणी उपनगर अल दहया, जो हिजबुल्लाह का गढ़ है, पर और भी ज्यादा हवाई हमले हुए हैं। और आज आईडीएफ के एक बयान के अनुसार उन्होंने कहा कि निशाना बेरूत में हिजबुल्लाह का एक कमांड सेंटर था और साथ ही पेट्रोल पंप जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह कर रहा था, इल अमाना पेट्रोल पंप भी। अब तक 2 और पेट्रोल पंपों पर हमला किया गया है। ये उन 15 पेट्रोल पंपों के अलावा है जिन पर पिछले कुछ हफ्तों में हमला हुआ था। आईडीएफ के अनुसार पूरे लेबनान में ऐसे 50 पेट्रोल पंप हैं जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह कर रहा है, न सिर्फ अपने लिए पेट्रोल लेने के लिए बल्कि फंडिंग के लिए भी, तो बेचकर। इन पेट्रोल पंपों की सारी आमदनी इजरायली सेना के अनुसार हिजबुल्लाह के पास जाती है। तो हम कह रहे हैं कि आज का निशाना बेरूत था, लेकिन हिजबुल्लाह के लगातार हमले इजराइल के उत्तर, ऊपरी गलील, माफ़ कीजिए पश्चिमी गलील और आज निचली गलील में भी नहीं रुके। बालिक स्लादन, उत्तरी इजराइल से लाइव अपडेट्स के लिए धन्यवाद। आशा है जल्द ही इमारत के नीचे फंसे होने की आशंका वाले 4 लोगों के बारे में और जानकारी मिलेगी, और अगर हमारे पास कोई अपडेट आती है तो हम आपको वो जानकारी तुरंत पहुंचाएंगे। अब मैं चर्चा स्टूडियो में लाना चाहती हूँ मेरे साथ i24 न्यूज इंग्लिश सीनियर मिडल ईस्ट संवाददाता एरियल ओस्रान और सुरक्षा विश्लेषक याकोव लैपिन, जो लैपिन असेसमेंट के होस्ट हैं, मौजूद हैं। सज्जनों, स्टूडियो में मेरे साथ होने के लिए धन्यवाद। याकूब, जहां तक हाइफा में हुई इस ताज़ा हमले की बात है, अगर ये 450 किलोग्राम का वॉरहेड नहीं फटा तो इसका क्या मतलब है? बताइए, बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करती है? इसका मकसद टारगेट से टकरा कर फटना है। अगर ये नहीं फटे तो क्या होता है? हम नतीजे देख सकते हैं। इससे नुकसान होता है, लेकिन उतना नहीं जितना फटने पर होता। पहले भी हमारे पास 4 मामले हैं जहां वारहेड टकराए थे, जिनमें कुछ का वजन आधा टन है, कुछ का वजन इससे भी ज्यादा है, 900 किलोग्राम तक। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह की मिसाइल की बात कर रहे हैं। लेकिन जब बैलिस्टिक वॉरहेड सीधा टकराता है और कई इमारतों को तबाह कर देता है, तो वो एक पूरे शहर के हिस्से को नष्ट कर देता है। हमने ऐसा होते देखा है। हमने ये बैत शेमेश में देखा था, हमने इसे दक्षिण में 2 अलग अलग जगहों पर देखा था, तो हमें पता है कि वो कैसा दिखता है। ये उससे कम है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही गंभीर घटना है। लेकिन ये तथ्य है कि वो फटा नहीं, शायद फ्यूज स्तर पर कोई खराबी थी या वायरिंग में कुछ गड़बड़ थी जिससे विस्फोट नहीं हुआ। जो भी वजह रही हो, इससे वास्तव में स्ट्राइक के आसपास कई लोगों की जान बच गई। और निश्चित रूप से हमारा दिल उन लोगों के लिए दुखी है जो मलबे के नीचे फंसे हुए हैं, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द बचा लिया जाएगा। ये विस्फोट ना होने के कारण जिस इमारत पर हमला हुआ और आसपास की इमारतें नहीं ढही। ईरान हाल के दिनों और छुट्टियों में ईरान की लगातार फायरिंग हुई है। हालांकि चोटें कम है क्योंकि लोग होम फ्रंट कमांड के निर्देश मान रहे हैं। हम क्लस्टर बम गोला बारूद भी देख रहे हैं। लेकिन अगर अगले 48 घंटों में युद्ध विराम होता है तो क्या हमें ईरान की ओर से फायरिंग में बढ़ोतरी की उम्मीद करनी चाहिए, या फिर दूसरी ओर अगर युद्ध विराम नहीं होता है तो क्या हमें अब भी फायरिंग में बढ़ोतरी और यूं कहें एक तरह की अवज्ञा की उम्मीद करनी चाहिए? आमतौर पर इन आतंकवादी संगठनों या ईरान जैसे आतंकवादी शासन के साथ युद्ध विराम घोषित होने पर क्या होता है, और जब आप उस समय के करीब पहुंचते हैं जब ये प्रभावी होने वाला होता है, तो वे जितना संभव हो सके उतनी बार गोलाबारी करने की कोशिश करते हैं, जितने हो सके उतने रॉकेट दागते हैं ताकि आखिरी समय में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। विनाश, तबाही जितना वे कर सकते हैं, क्योंकि जब आप आतंक फैलाते हैं तो यही वे करते हैं। तो अगर हम युद्ध विराम की बात कर रहे हैं तो वो निश्चित रूप से एक संभावना है, और वास्तव में अगर ऐसा होता है तो हम आईडीएफ प्रवक्ता एफी डेफरेंट को भी जनता को उस स्थिति के लिए अधिक सतर्क रहने की सलाह देते हुए सुनेंगे। लेकिन उस स्थिति को पूरा करें तो यहाँ तक कि अगर ईरान के साथ युद्ध विराम भी हो जाता है तो भी वो हिजबुल्लाह को नहीं रोकेगा, और वो हूथियों को भी नहीं रोकेगा, क्योंकि हूथियों ने कहा है कि वे इजराइल पर हमला करना जारी रखेंगे जब तक इजराइल लेबनान और गाजा में हमले करता रहेगा। तो भले ही ईरान और लेबनान में युद्ध विराम हो जाए, इसका मतलब ये नहीं होगा कि हूथी हमले रुक जाएंगे। अगर युद्ध विराम नहीं होता है और हम एक संभावित बढ़ते तनाव की ओर बढ़ते हैं। ट्रंप के अल्टीमेटम के लागू होने के बाद वास्तव में यह संभावना है कि इजराइल को ईरान की ओर से ईरानी हमलों में वृद्धि देखने को मिलेगी।
हालांकि जैसा कि आप जानते हैं, ईरान जो कर रहा है उसे देखकर वे अभी जितना हमला कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा इजराइल पर हमला करना पसंद करते। इजराइल उनके लिए खाड़ी के पड़ोसी देशों की तुलना में कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण लक्ष्य बन गया है। और अगर हम उस स्थिति को देखें जहां ट्रंप अपने अल्टीमेटम को पूरा करते हैं और ईरान के बिजली और ऊर्जा ढांचे को नष्ट कर देते हैं, तो यह अधिक संभावना है कि बदले की कार्रवाई का सबसे ज्यादा असर उन खाड़ी देशों पर पड़ेगा जो बहुत करीब हैं। ईरान के पास कई बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो उस दूरी तक पहुंच सकती हैं, जबकि इजराइल और दूर है। जाहिर है ये बातें इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था के उच्च स्तरों पर ध्यान में रखी जा रही हैं, और जैसे ही किसी बड़े हुए खतरे का स्पष्ट संकेत मिलेगा तब वे जनता को भी इसकी जानकारी देंगे। याकूब, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति अल्टीमेटम लागू करते हैं और ईरान में तनाव बढ़ता है, तो बात करें कि ईरान कैसे जवाब दे सकता है। इस चरण में अमेरिका और इजराइल ने ईरान की कुछ क्षमताओं को काफी कम कर दी है। मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है, लेकिन ईरान कब तक ऐसे हमले जारी रख सकता है, सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रीय देशों पर भी। मुझे लगता है कि वे जो कर रहे हैं उसे जारी रख सकते हैं, यानी एकल अंक की संख्या में मिसाइलें दागना। कभी कभी जब वे सच में कोशिश करते हैं तो अचानक हमला भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ईरान असममित युद्ध अपना रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब उनकी ज्यादातर क्षमताएं नष्ट हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं, ऑफलाइन हो जाती हैं, उनकी ज्यादातर मिसाइल लॉन्चर खत्म हो जाते हैं, उनकी ज्यादातर मिसाइल भंडारण सुविधाएं भी खत्म हो जाती हैं, उनकी लगभग सभी मिसाइल फैक्ट्रियां नष्ट हो चुकी हैं, इसलिए वे खुद को फिर से आपूर्ति नहीं कर सकते। फिर भी वे फायरिंग जारी रख सकते हैं क्योंकि वे असममित युद्ध कर रहे हैं जिसमें मिसाइल लॉन्चर फैला और छुपा दिए गए हैं। जब तक आप हर एक तक नहीं पहुंचते, वे बची क्षमताओं से फायर कर सकते हैं। उन्होंने यह सिद्धांत अपने प्रॉक्सी को भी सिखाया है। हिजबुल्लाह और हमास संघर्ष के अंत तक यही करते हैं। हम इस सिद्धांत को अच्छी तरह जानते हैं और ईरानी इसमें माहिर हैं। यही एक चीज है जिसमें वे अच्छे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इससे धोखा खाना चाहिए कि उनकी ज्यादातर क्षमताएं बची हुई हैं। ऐसा नहीं है, उनकी अधिकांश क्षमताएं पहले ही नष्ट हो चुकी हैं। लेकिन वे अक्सर ईरान के पहाड़ों में लॉन्चर छुपा लेते हैं, जिससे लगातार खोज और पीछा चलता रहता है, खासकर ट्रक आधारित मिसाइल लॉन्चरों और कुछ भूमिगत मिसाइल लॉन्चरों के लिए, जिनके लिए वे कभी कभी साइलो भी खोद निकालते हैं। इजरायली एयरफोर्स उसे देखकर फिर बमबारी करती है। ऐसी घटनाएं हम ईरान में भी देख रहे हैं। इसका मतलब है कि वे बची खुची फायरिंग कर युद्ध में शामिल होने का दिखावा कर सकते हैं, जबकि असल में वे बस टिके हुए हैं। जैसे जैसे 48 घंटे की डेडलाइन पास आ रही है एरियल, हमने सोशल मीडिया पर अमेरिकी राष्ट्रपति की बात सुनी है, और अब ईरान के संसद अध्यक्ष खलीबा ने भी सोशल मीडिया पर अमेरिका के खिलाफ अपनी धमकी दी है। हमें संसद अध्यक्ष के इन बयानों को किस तरह से देखना चाहिए? हाँ, तो मोहम्मद बेकर खलीबा ने राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों का जवाब देते हुए कहा, उद्धरण है, आपकी लापरवाह हरकतें संयुक्त राज्य अमेरिका को जीते जी नरक में धकेल रही हैं और पूरा क्षेत्र जल उठेगा, क्योंकि आप नेतन्याहू के आदेश मानने पर जोर दे रहे हैं। अब जाहिर है ये तेहरान से आ रहे संदेशों के अनुरूप है, जो अमेरिकी युद्ध प्रयासों को क्षेत्र में अपने खुद के हितों की रक्षा के लिए इस तरह से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि ये सब इजराइल द्वारा लाया गया हो। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद कहा है कि ये सच नहीं है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति ट्रंप को जबरन कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। यह सोचना भी मुश्किल है। लेकिन आखिरकार अगर हम बयानबाजी का तड़का हटाकर इसकी असलियत को देखें, ये ऐसा शासन नहीं लगता जो निकट भविष्य में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किसी भी तरह की कूटनीति में शामिल होने का इरादा रखता हो। खलीबाफ वो न केवल संसद के अध्यक्ष हैं, बल्कि इस नए साहसी और कट्टरपंथी ईरानी शासन में एक मजबूत नेता के रूप में भी उभर रहे हैं। उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भी मुख्य वार्ताकार के तौर पर बताया गया है, जिससे वे संपर्क कर रहे हैं। तो अगर यही वो व्यक्ति है जिसके साथ आप संदेशों का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि वे पीछे हटने का इरादा रखते हैं या किसी भी समय जल्द ही कोई राजनयिक समाधान निकालने का इरादा रखते हैं। तो इसका मतलब होगा कि हम एक ऐसे टकराव की ओर बढ़ रहे हैं जिसका फैसला इस बात से होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान द्वारा अल्टीमेटम पूरा ना करने के बाद कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है,
खैर, इस व्यस्त खबरों वाले दिन के बीच कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि हमने अब तक के ईरान युद्ध के सबसे नाटकीय अभियानों में से एक भी देखा, और वो ये है कि शेष अमेरिकी वायुसेना के जवान को ईरानी क्षेत्र से बचा लिया गया जब शुक्रवार को ईरानियों ने अमेरिकी जेट को मार गिराया था। हमारे संवाददाता जो ब्राउन के पास इस बचाव अभियान की पूरी जानकारी है। हमने उसे पा लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि ईरान में गिराए गए अमेरिकी हथियार प्रणाली अधिकारी को बचा लिया गया, जिससे अमेरिका की शर्मिंदगी और बंधक बनने से बचाव हो गया। ये ईरान से निकाले गए दूसरे वायुसेना अधिकारी थे जब पिछले शुक्रवार एक F-15 विमान गिरा था और पायलटों को उसी दिन बचा लिया गया था। अभी तक ऑपरेशन की जानकारी कम है, पर अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इसमें सैकड़ों अधिकारी, दर्जनों विमान शामिल थे और ये अमेरिकी सैन्य इतिहास के सबसे जटिल अभियानों में से है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार ये ऑपरेशन बहुत सुचारू नहीं था। ऑपरेशन में इस्तेमाल के लिए जिन कई विमानों को लाया गया था, उन्हें ईरान में बलों द्वारा बनाए गए अस्थायी रनवे से उड़ान भरने में असफल रहने के बाद नष्ट करना और छोड़ना पड़ा। ईरान ने कहा कि उसने विमान गिराए, जबकि अमेरिकी एजेंसियों के अनुसार उन्हें इसलिए नष्ट किया गया ताकि वे ईरान के हाथ न लगें। अमेरिकी कमांडो ने घायल हथियार अधिकारी को ढूंढा, जिसे पकड़े जाने से बचने के लिए दुर्घटना स्थल से 2 मील से कम पैदल चलना पड़ा। कहा जाता है कि बचने से पहले उसे स्थानीय मदद मिली। अमेरिकी बचाव विमानों को खुजेस्तान प्रांत के साथ साथ कोगिलुया और बोया अहमद प्रांत में भी देखा गया। स्थानीय मीडिया के अनुसार कोगिलुया और बोया अहमद में अमेरिकी हवाई हमलों से कम 9 लोग मारे गए। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल खाट्ज ने अभियान के लिए अमेरिकियों को बधाई दी और इशारा किया कि उन्हें दोस्तों से मदद मिली हो सकती है। मैं अपने अमेरिकी साझेदारों को अमेरिकी एमएनटी की सफल बचाव पर बधाई देता हूं। ये इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मजबूत सहयोग का एक और उदाहरण है, वो भी सबसे जटिल समय में। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दोनों अभियानों में कोई अमेरिकी सैनिक घायल नहीं हुआ, जबकि रिपोर्टों में कहा गया था कि रविवार को 2 ब्लैक हॉक विमान निशाना बनने पर कम से कम 1 सैनिक घायल हुआ था। लेकिन उनके लिए सबसे अहम बात यह रही कि मिशन सफल रहा और उनके सैनिक ईरानियों से पहले वहां पहुंच गए, जिससे युद्धबंदी बनने की स्थिति टल गई। अब हमारे साथ न्यूज वीक कॉलमिस्ट और तेल अवीव डायरी के लेखक मार्क शुलमन हैं। मार्क, i24 न्यूज इंग्लिश पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये एक बड़ी और सफल बचाव अभियान था, लेकिन ये भी दिखाता है कि अमेरिकी बल अभी भी खतरे में है। इस युद्ध के चलते अमेरिकी जनता सैनिकों की सुरक्षा को लेकर कितनी चिंतित है? बिल्कुल, वे चिंतित हैं। मेरा मतलब है, किसी भी युद्ध में बहुत सारी चिंताएं होती हैं और यही वजह है कि लोग युद्ध पसंद नहीं करते। ऐसा कोई युद्ध नहीं होता जो बिना कीमत के हो, जैसे कि मुफ्त दोपहर का खाना या ऐसी कोई और चीज। अमेरिकी लोग नुकसानों को लेकर बहुत चिंतित हैं। आप जानते हैं, अफगानिस्तान और इराक आदि। राहत मिशन बहुत सफल रहा, सिर्फ इसलिए नहीं कि जो नहीं हुआ, जैसा कि आपने कहा, बंधक स्थिति में जो हो सकता था, बल्कि इसलिए भी कि इसने अमेरिकी कमांडो की सफलता और वायुसेना और जमीनी बलों के बीच समन्वय की क्षमता को दिखाया, जिससे उन लोगों को हौसला मिला जो आगे सैन्य कार्रवाई और संभवतः ईरान में जमीनी स्तर पर कमांडो ऑपरेशन का सुझाव दे रहे हैं। सुनिए, आलोचक हमेशा आलोचना करते रहेंगे। ये बहुत दिलचस्प है। कुछ अमेरिकी मीडिया हर उस चीज की जबरदस्त आलोचना करते हैं जो इस युद्ध में हो रही है, लगभग ईरानी जनता की लाइन को अपनाते हुए कई अलग अलग मुद्दों पर। अमेरिकी जनता भी बटी है। ट्रंप समर्थक उनका समर्थन कर रहे हैं 85%। आमतौर पर रिपब्लिकन उनका समर्थन कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स 100% विरोध में है, 95%। और इंडिपेंडेंट्स इसके खिलाफ झुकाव रखते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी वास्तव में चर्चा नहीं कर रहा है। इनमें से किसी का भी असली तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। यह सब इसी पर निर्भर करता है कि आप ट्रंप के पक्ष में हैं या ट्रंप के खिलाफ हैं। यही तरीका है जिससे विभाजन हो रहा है। यह ट्रंप का युद्ध है, यूं कहें। और अगर आप ट्रंप का समर्थन करते हैं तो आप युद्ध का समर्थन करते हैं। अगर आप ट्रंप का विरोध करते हैं तो आप युद्ध का विरोध करते हैं। अगर आप ट्रंप का विरोध करते हैं तो आप लगभग ईरानियों का समर्थन करते हैं। हम ऐसी कुछ अजीब स्थितियां देख रहे हैं। ईरानी लोगों का भाग्य उन लोगों को परेशान नहीं करता जो इस समय राष्ट्रपति ट्रंप की कार्रवाइयों की आलोचना कर रहे हैं, और ना ही उन सभी भयानक चीजों की परवाह है जो ईरानियों ने वर्षों से अमेरिका और बाकी सबके साथ की है। किसी और ने कोई दूसरा सुझाव नहीं दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वो सबसे अच्छा रास्ता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका अपना सकता था, लेकिन कोई और कुछ और सुझाव भी नहीं दे रहा है। और मुझे लगता है कि इस समय जितनी कोशिश की गई थी कि जमीनी सेना या ऐसा कुछ और ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि हम उसके काफी करीब आ चुके हैं।
मुझे लगता है कि अमेरिकी जनता अनिच्छा से साथ देगी, लेकिन हमें देखना होगा। फिर से, ट्रंप इस समय आमतौर पर बहुत अलोकप्रिय हैं, तो इससे निश्चित रूप से मदद नहीं मिलती। ठीक है, आप इस बारे में बात कर रही हैं कि ये ट्रंप समर्थक और ट्रंप विरोधी के बीच बटा हुआ है। अब जब हम 4 से 6 हफ्ते की उस समय सीमा से आगे बढ़ गए हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध पूरा करने के लिए कही थी, क्या वे अब भी इसे अपने समर्थकों के लिए जरूरी युद्ध और सफलता के रूप में पेश कर सकते हैं? देखिए, 2 सवाल हैं। पहला, सफलता के तौर पर यह युद्ध के अंतिम नतीजे पर निर्भर करता है। हमें अभी भी नहीं पता। हमें नहीं पता कि तनाव बढ़ने से असर होगा या नहीं। क्या वे जीत सकते हैं या कम से कम जीत की झलक दिखा सकते हैं? अगर वे कर पाते हैं तो ये सफल होगा। देखिए, लोग समझते हैं, मेरा मानना है कि ये कहना अच्छा लगता है कि युद्ध 2 या 3 दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, युद्ध में दुश्मन की भी अपनी भूमिका होती है। और जाहिर है, ईरानी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत साबित हुए हैं और कह सकते हैं कि वे अंत तक लड़ने को तैयार हैं। वे कूटनीतिक रूप से भी बेहद असंवेदनशील साबित हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में, वे कोई ऐसा बयान नहीं दे रहे जिससे अमेरिकी हमले में देरी हो। वे कह सकते थे कि हम कोमो जलडमरू मध्य खोलने पर चर्चा को तैयार हैं। नहीं, वे कह रहे हैं कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे, जैसा उन्होंने युद्ध शुरू होने के 1 दिन पहले कहा था। हम परमाणु निरस्त्रीकरण पर चर्चा नहीं करेंगे। मेरा मतलब, उन्होंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ट्रंप को पीछे हटने का रास्ता चाहिए, नहीं तो उनके पास बस और आगे बढ़ने का ही विकल्प बचेगा। यही हम देख रहे हैं और उम्मीद भी यही है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मार्क, हम इसका क्या मतलब निकालें? जब आप ईरानियों को सौदे का मौका देने की बात करते हैं, राष्ट्रपति अब उन्हें 24 घंटे और दे रहे हैं। डेडलाइन अमेरिकी पूर्वी समयानुसार मंगलवार रात 8 बजे है। ये राष्ट्रपति ट्रंप की रणनीति और उस समय सीमा के भीतर डील की संभावना के बारे में क्या संकेत देता है? देखिए, हम सब उम्मीद करते हैं कि कोई सौदा होगा, है ना? हम में से हर कोई जो यहाँ इजराइल में रहता है वो सौदा देखना चाहेगा। बेशक एक अच्छा सौदा, जाहिर है। तो शायद उन्हें लगता है कि वाकई में एक मौका है। मुझे नहीं लगता कोई मौका है, लेकिन शायद उन्हें लगता है। शायद ये ब्लफ है या वो असली समय सीमा में हमला करने की योजना बना रहे हैं और बस उन्हें भ्रमित कर रहे हैं, और इसलिए वे जमीन से हमला करने की योजना बना रहे हैं उन 24 घंटों में जो उन्होंने अतिरिक्त मोहलत के तौर पर दिए हैं। मुझे नहीं पता, हमें बस पता नहीं है। देखिए, वो युद्ध नहीं बढ़ाना चाहता बल्कि समझौता चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ भी युद्ध हो या समझौता, दूसरी तरफ की भी सहमति जरूरी है, जबकि ईरानी समझौता नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि उनके पास बढ़त है। मुझे लगता है कि वे शायद गलत हैं, लेकिन वे ऐसा ही सोचते हैं। और धारणा कभी कभी किसी और की हकीकत होती है। हो सकता है वो असली हकीकत ना हो, लेकिन वही उनकी हकीकत है और उन्हें लगता है कि वे जीत रहे हैं, इसलिए वे लड़ाई जारी रखेंगे। ठीक है, हमारे सामने बहुत सारे कठिन दिन और घंटे आने वाले हैं। मार्क शुलमैन, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद i24 न्यूज इंग्लिश पर आज शाम हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे खुशी हुई। मैं यहाँ स्टूडियो यांको में वापस आना चाहती हूँ, खासकर जब बात आती है इस सफल बचाव अभियान की जिसमें अमेरिकी बल शामिल थे, और फिर ये तथ्य कि अमेरिकी बलों को उस विमान को नष्ट करना पड़ा जो ईरानी क्षेत्र में छूट गया था। उस फैसले का विवरण बताएं और बताएं कि अगर अमेरिकी तकनीक ईरान के पास जाती तो कितना खतरनाक होता। हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 2 विमान थे, 2 हरक्यूलिस विमान जिन्हें उन्हें नष्ट करना पड़ा क्योंकि रेत में उड़ान भरने में दिक्कत आ रही थी। उनके पहिए फंस गए थे। बिल्कुल, अमेरिकी किसी भी तकनीक को, खासकर वायुसेना की तकनीक को, दुश्मन के पास छोड़ना नहीं चाहते। ये एक पूरी तरह से तार्किक कदम है और साफ तौर पर ऐसा लगता है कि उन्होंने इसकी पहले से योजना बनाई थी। यह आकस्मिक योजना थी जिससे वे छोटे विमान जल्दी भेजकर सभी कर्मियों को सुरक्षित पहुंचा सके। आप जानते हैं, यह एक अविश्वसनीय बचाव और निकासी अभियान था जिसे शायद दुनिया भर की विशेष सेनाएं अध्ययन करेंगी। देखिए, आप जानते हैं ये खतरनाक है। ये सबसे बुरी परिस्थितियों में है जब विमान चालक दल खुद को दुश्मन के इलाके में बटा हुआ पाता है। उन्होंने प्रशिक्षण के अनुसार किया और दुर्घटना स्थल से दूर चले गए। यही मुख्य बात है। अब बीकन के मामले में सवाल है कि ये अपने आप क्यों नहीं होता। ये दिलचस्प है। रिपोर्ट्स के अनुसार उस F-15 के हथियार अधिकारी को इसे हादसे क्यों सक्रिय करना पड़ा। ये एक दिलचस्प सवाल है जिसका जवाब यूएस एयरफोर्स के विशेषज्ञ बेहतर दे सकते हैं। अंत में उन्हें सही जगह पता करने में कुछ दिन लगे। वो अपनी सिर की चोट के असर से उबरने में सक्षम था, ऊंची जगह तक पहुंच गया ताकि जो वाहन उसकी तलाश कर रहे थे उनसे बच सके, और फिर आखिरकार उसने अपने सटीक निर्देशांक भेजे और फिर बचाव अभियान शुरू हुआ।
आखिरकार बताया जाता है कि इजराइल ने यहां खुफिया जानकारी देने में मदद की थी। मुझे पता है कि इजराइल इलाके की जानकारी और इलाके को स्कैन करने और उसमें तकनीक का इस्तेमाल करने में बहुत अच्छा है, लेकिन कुल मिलाकर ये एक अमेरिकी ऑपरेशन था और बहुत ही प्रभावशाली था। इसके साथ ही ये याद दिलाता है कि विमान अभी भी खतरों का सामना करते हैं, भले ही वो कंधे से दागी जाने वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें ही क्यों ना हो। ये खतरे अब भी मौजूद हैं। भले ही उन्होंने हवाई वर्चस्व स्थापित कर लिया हो, इसका मतलब ये नहीं है कि विमान इस तरह की फायरिंग का सामना नहीं कर सकते। ये ध्यान में रखने वाली बात है। एरियल? हाँ, सोचो हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम 2 विशाल C-130 हरक्यूलिस जेट्स की बात कर रहे हैं जो ईरानी क्षेत्र के बीचों बीच उड़ान नहीं भर सके। इसका मतलब है कि वे वहां पहुंचे, उन्होंने लैंड किया, उन्होंने सारा सामान उतारा, जो भी उपकरण चाहिए थे वो उतारे और फिर उन्हें दोबारा उड़ान भरनी थी। वे नहीं भर सके, इसलिए उन्हें नष्ट कर दिया गया। लेकिन इससे बस ये दिखाता है कि इस ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप ईरानी क्षेत्र में कितनी गहराई तक घुसपैठ की गई थी। मुझे लगता है इससे साबित होता है कि हमें और जानने को मिलेगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा हमें और विवरण मिलेंगे। ये दिखाता है कि अमेरिका के पास ईरान के अंदर पहुंचने, सैकड़ों स्पेशल फोर्सेस भेजने और सब कुछ समेटकर लौटने की क्षमता है। शायद उन जेट्स में नहीं, लेकिन किसी और विमान में। इससे साफ है कि आगे इस युद्ध में अमेरिकी सेना की क्या संभावनाएं हैं। मुझे लगता है ये इस बात का एक संकेत है कि ईरान के भीतरी हिस्से तक कितनी गहराई से पहुंचा जा सकता है। दक्षिणी इजराइल में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स ने बेरशेबा के पास नियोत होवाव औद्योगिक क्षेत्र को निशाना बनाया। दक्षिणी इजराइल के इस औद्योगिक क्षेत्र पर युद्ध शुरू होने के बाद ये तीसरा हमला है। चलिए सीधे मैदान चलते हैं और i24 न्यूज इंग्लिश की होस्ट और संवाददाता एमिली फ्रांसिस से दक्षिणी इजराइल से अपडेट लेते हैं। एमिली, मुझे पता है कि आप कुछ घंटों से यहाँ हैं। जब टीमें नुकसान का आकलन कर रही हैं, तो क्या हमारे पास इस बात की कोई जानकारी है कि वास्तव में वहां क्या हुआ और उस औद्योगिक क्षेत्र में नुकसान की कितनी गंभीरता है? शुभ संध्या निकोल। खैर, अच्छी बात यह है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। आज पहले जो घटना हुई थी उसमें आपातकालीन सेवाओं के लोगों ने जांच के बाद लगभग पूरी तरह से सब कुछ सुरक्षित घोषित कर दिया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि उस इलाके में छर्रे गिरे थे जिससे छोटी सी आग लग गई थी। लेकिन फिर भी ये एक औद्योगिक क्षेत्र है जहां बहुत सारे रसायन हैं और यही चिंता का कारण है, क्योंकि एक हफ्ते पहले यहाँ पर सीधा नुकसान हुआ था और वे लोग सच में बहुत ज्यादा चिंतित थे कि कहीं कोई खतरनाक रिसाव न हो जाए। तो सौभाग्य से आज कोई चोट नहीं आई, कुछ भी बड़ा नहीं हुआ, सब कुछ सुरक्षित घोषित कर दिया गया। लेकिन ये जगह बहुत संवेदनशील है। मेरा मतलब है वहाँ 18 कंपनियां हैं जो हर तरह के रसायन और कीटनाशक बना रही हैं और वहीं कचरा प्रोसेस भी हो रहा है। पूरे इजराइल में एक ब्रोमीन संयंत्र और कई अन्य हैं। तो इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए चिंता की बात है कि ये स्पष्ट रूप से कोई इत्तेफाक नहीं है कि यहाँ इंटरसेप्शन और बैलिस्टिक मिसाइलें भेजी जा रही हैं। तो आज शाम पहले इजराइल काद से सुनने पर उन्होंने आज की घटना से सीधा संबंध जोड़ा। IDF ने कल रात पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर काफी तीव्र हमलों का दौर चलाया, जो लगभग $15 अरब से $18 अरब तक की आमदनी पैदा करते हैं, जिसका इस्तेमाल सिर्फ इन मिसाइलों को और बनाने में किया जाता है। तो एक बार फिर यहाँ जहाँ हम अभी हैं, लोग अभी पास ही बेरशेबा में हैं। लोग बाहर हैं, इस बात के बावजूद कि यहाँ भी हमें 3-4 घंटे पहले अलार्म सुनाई दिया था और हमें भूमिगत जाना पड़ा था। लेकिन लोग बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि सब अच्छा हो, लेकिन साथ ही तैयार भी हैं। निश्चित रूप से एमिली, वहां के कुछ निवासियों के लिए ये चिंता का विषय है। लेकिन मैं पूछना चाहती थी, ऐसा लग रहा है कि रेस्तरां खुले हैं, लोग इतनी देर रात में भी बाहर जाकर खाना खा रहे हैं। आपको वहां के लोगों से युद्ध के माहौल पर क्या सुनने को मिल रहा है, क्योंकि ये 6ठे हफ्ते में है? आप जानती हैं, हम कह सकते हैं कि इजरायली लोग बहुत मजबूत हैं और ये हम लंबे समय से अनुभव कर रहे हैं। लोग जो कर सकते हैं कर रहे हैं। वहाँ 3 रेस्टोरेंट्स हैं, भीड़ है, लोग घबराए नहीं हैं। हम आइसक्रीम की दुकान के सामने हैं, लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। बच्चे यहाँ हैं, लेकिन बस इतना है कि होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करना है और किसी ऐसे स्थान के पास रहना है जहाँ शेल्टर हो। यहाँ एक बड़ा अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट है और बस जितना हो सके निर्देशों का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एमिली फ्रांसिस दक्षिणी इजराइल से ये अपडेट लाई हैं। धन्यवाद।
एक महीने से ज्यादा बंदी के बाद टेम्पल माउंट यहूदियों और मुसलमानों के लिए कड़े युद्धकालीन प्रतिबंधों के साथ खुल रहा है, जैसा कि हमारे i20 न्यूज के इंग्लिश हिब्रू चैनल के अभिशाई ग्रीनजेग ने सबसे पहले बताया था। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेंगवीर के नेतृत्व में पुलिस ने पवित्र स्थल पर 150 उपासकों के छोटे समूहों को अनुमति देने और अलर्ट बजते ही तुरंत निकासी का निर्णय लिया है। अब उच्च न्यायालय ने वेस्टर्न वॉल खोलने पर भी सुनवाई की। हाल ही में अदालत ने उपासकों की सीमा 100 कर दी। अतिरिक्त सुनवाई होगी, लेकिन यह संवेदनशील मामला है क्योंकि ये अनुरोध अदालत द्वारा सीमित ढांचे को मंजूरी देने के कुछ घंटे बाद आया, जिसमें तेल अवीव के हबीमा स्क्वायर में सरकार विरोधी प्रदर्शनों की सीमा 600 लोगों तक रखी गई, जबकि होम फ्रंट कमांड की सीमा 50 थी। इस फैसले से गठबंधन मंत्रियों ने विरोध किया और अदालत पर दोहरे मानदंड का आरोप लगाया। प्रदर्शन की अनुमति देना, लेकिन धार्मिक स्थलों तक पहुंच सीमित करना, खासकर पासओवर में। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं आमिर व्हाइटमैन, जो लिकुड पार्टी के लिबर्टेरियन कॉकस के प्रमुख हैं। वो यरूशलेम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आमिर, आखिरकार ये सब किस बारे में है? युद्धकालीन प्रतिबंधों में कोई देश विरोध प्रदर्शन धर्म की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा को कैसे संतुलित करता है? बिल्कुल, यही सही सवाल है और मैं कहूँगा कि दुर्भाग्यवश एक बार फिर उच्च न्यायालय ने अपनी उचित सीमाओं और उद्देश्य से बाहर जाकर मूल रूप से पुलिस की भूमिका अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया, जो कि अस्वीकार्य है और खतरनाक भी है। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि ये राजनीतिक वामपंथी प्रदर्शनों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहा है। जहां 600 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, वहीं कोटेल या पश्चिमी दीवार पर सिर्फ 100-150 लोगों को ही क्यों अनुमति है? यह फर्क क्यों? लेकिन यह प्रदर्शनकारियों के हित में नहीं है, क्योंकि अगर भगवान ना करे उसी समय कोई मिसाइल दाग दी जाती है तो प्रदर्शनकारियों के पास खुद को बचाने का कोई व्यावहारिक तरीका नहीं होगा। उनमें से कई भगवान न करे मारे या घायल हो सकते हैं। और फिर से ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि वो इजरायली पुलिस के फैसले पर सवाल उठाए या ये तय करे कि किस जगह पर कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है, ये खतरनाक है, ये लापरवाही है और दुर्भाग्य से ये बार बार दिखा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर है और ये केवल राजनीतिक एजेंडा से संचालित हो रहा है, ना कि वो करने से जो इसे करना चाहिए, यानी कानून की रक्षा करना, इसका कानून बनाए रखने या धर्म की स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं है। ये सब सरकार के खिलाफ वामपंथी राजनीतिक एजेंडा को बढ़ावा देने के बारे में है, जिससे प्रदर्शनकारियों को लापरवाही से खतरे में डाला जा रहा है। जब बात उन फैसलों की आती है जो सुप्रीम कोर्ट या सरकार लेने की अनुमति रखती है, तो क्या आपको लगता है कि इन दोनों संस्थाओं को विरोध प्रदर्शन और धार्मिक पूजा दोनों को सीमित करने का अधिकार होना चाहिए? क्या इजरायलियों को युद्ध में अपना जोखिम खुद तय करने की आजादी होनी चाहिए, अगर वो कमांड के दिशा निर्देशों के अनुरूप हो? नहीं, मुझे लगता है कि ये बहुत सरल है। पुलिस को ये फैसले लेने होते हैं और प्रदर्शनकारियों को बताना होता है कि एक जगह पर कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं। बस यही है, बात खत्म। जमीन पर जो उन्हें उचित सीमा लगती है उसके अनुसार। आप हर एक पुलिस अधिकारी के काम में शक नहीं कर सकते। ऐसा फैसला लेने के लिए एक जज के पास कौन सी विशेषज्ञता है? यह तो हास्यास्पद है। हम युद्ध के बीच में हैं। हमें जनता की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर लगी है और हमें राजनीति से बाहर निकलना चाहिए और इस बकवास से नहीं निपटना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीमाओं से बाहर कदम रखा, एक लापरवाह, खतरनाक और गलत फैसला लिया। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी प्रदर्शनकारियों से यही कहूँगा कि वे अपनी जान की हिफाजत करें और इस राजनीति को ज़्यादा गंभीरता से न लें, बस अपनी जान की सुरक्षा करें और ऐसी जगह पर इकट्ठा ना हो जहां सैकड़ों लोग हों। ये बहुत ही खतरनाक है। पवित्र स्थलों जैसे टेम्पल माउंट या वेस्टर्न वॉल खोलने पर आप अगले दिनों में वहां क्या उम्मीद करते हैं? सुनिए,
मैं ऑर्थोडॉक्स यहूदी हूँ। मैं हर त्योहार पे वेस्टर्न वॉल जा पाऊँ। असल में मैं यरूशलेम में रहता हूँ, तो हर त्योहार पे जाता हूँ। इस साल मैं नहीं गया हूँ, मैं इस साल नहीं जाऊँगा, ये खतरनाक है। मैं इंतजार कर रहा हूँ। ये युद्ध है और दुर्भाग्य से यही युद्ध की कीमत है। ये अस्तित्व की लड़ाई है और हम सभी को अपनी सुरक्षा और सलामती की रक्षा करनी है। यही हमें करना चाहिए। वैसे यही तोरा है, यही बाइबल हमें करने को कहती है। अपनी जान की बहुत हिफाजत करो। आपको अपनी जान की बहुत ज्यादा हिफाजत करनी चाहिए। इसलिए मैं वेस्टर्न वॉल में ही जा रहा हूँ। मुझे लगता है जैसे वहाँ प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, वैसी प्रार्थना भी नहीं करनी चाहिए। अभी ये सही समय नहीं है। उम्मीद है भगवान करें अगली बार हम वहाँ जाएंगे और खुश होंगे, लेकिन फिलहाल हमें अपनी जान की हिफाजत का ध्यान रखना है। यही हमारी प्राथमिकता है। उम्मीद करते हैं कि इन पवित्र स्थलों पर जल्द ही बेहतर और सुरक्षित दिन आएंगे। आमिर वाइटमैन, आज शाम i24 न्यूज इंग्लिश पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अब भी मेरे साथ स्टूडियो में याकूब लैम्बिन और एरियल ओस्रान है। और एरियल, जैसे हम यहाँ इजराइल में ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा कर रहे हैं, वैसे ही इजराइल के उत्तरी मोर्चे पर लेबनान में भी कुछ घटनाक्रम हुए हैं। आप कौन सी अपडेट्स साझा कर सकती हैं? तो लेबनानी रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली नौसेना द्वारा एक अपार्टमेंट बिल्डिंग या खास तौर पर एक अपार्टमेंट पर सटीक हमला किया गया। ये हमला बेरूत के पूर्वी हिस्से में, बेरूत के पूर्वी बाहरी इलाके में एक अपार्टमेंट के अंदर किया गया। ये एक सटीक हमला लगता है। संभवतः किसी को खत्म करने की कोशिश की गई है। मामला ये है कि लेबनानी मीडिया के अनुसार जिस व्यक्ति को मार गिराया गया वो क्रिश्चियन एंटी हिजबुल्ला लेबनानी फोर्सेस पार्टी के एक वरिष्ठ अधिकारी थे, पियरे मोवात। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि उन पर हमला क्यों किया गया, क्या वो निशाना थे या नहीं। आईडीएफ की ओर से अब तक इस हमले की पुष्टि नहीं हुई है। संभव है कि उसी जगह पर शायद हिजबुल्ला का कोई सदस्य भी मौजूद था, या फिर हो सकता है कि इस व्यक्ति के बारे में हमें सब कुछ पता नहीं है। लेकिन जैसा कि लगता है ये बहुत असामान्य लक्ष्य है। लेबनानी फोर्सेस सबसे मुखर समूह है, एक राजनीतिक पार्टी है और लेबनान के अंदर उनकी एक मिलिशिया भी है जो हिजबुल्ला का विरोध करती है। तो इस हमले के विवरण को लेकर अभी बहुत अस्पष्टता है, लेकिन ऐसा लगता है कि लेबनान में हिजबुल्ला का विरोध करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों में से एक को इस हमले में मार दिया गया। और जाहिर है हम इस घटना पर आईडीएफ से आगे की पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे और जानकारी मिल रही है, ये बहुत दिलचस्प घटनाक्रम है। यानी जब बात उत्तरी मोर्चे की आती है और वहां जो कुछ भी हम लगातार देख रहे हैं, आज भी आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ आयल जमीर ने दक्षिणी लेबनान में सैनिकों से मुलाकात की और हिजबुल्ला को निरस्त्र करने की आवश्यकता के बारे में बात की। क्या ये युद्ध का एक स्पष्ट उद्देश्य है जो अब दक्षिणी लेबनान में भी जारी रहेगा? आप जानते हैं, मुझे सच में लगता है कि जनता को सीधी बात बताई जानी चाहिए। और ये हर मोर्चे पर सही है। इस युद्ध का व्यावहारिक उद्देश्य दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला को निरस्त्र करना है। यही असल में यहाँ हो रहा है। यही इलाका आगे बढ़ रही 4 डिवीजनों के मुख्य ध्यान का केंद्र है। वही इलाका है जहाँ हिजबुल्ला की ज्यादातर मानव ढालें हटा दी गईं और उत्तर भेजी गईं। दक्षिणी लेबनान के 6 लाख से ज्यादा निवासी वहां से निकल चुके हैं। इजराइल इस इलाके पर नियंत्रण बनाए रखने को दृढ़ है, चाहे गोलाबारी बंद हो जाए। मेरा मानना है कि आईडीएफ सिर्फ दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला को निरस्त्र करने की दिशा में बढ़ रही है, पूरे लेबनान में नहीं, क्योंकि पूरे लेबनान में ऐसा करने के लिए उसे पूरा देश कब्जे में लेना पड़ेगा, जो एजेंडा में नहीं है। अगर हम इसे सिर्फ निरस्त्र करना या ना करना के द्वंद्व से हटकर देखें तो दिखता है कि लेबनान में हिजबुल्ला कमजोर हो रही है। तो इसका मतलब है कि लितानी के उत्तर में हम देख रहे हैं कि भारी हवाई हमले हो रहे हैं जो रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट भंडारण और सैन्य ढांचे को निशाना बना रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लेबनान में भी ईरानी ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। कुछ फोर्स का लेबनान कोर मुख्यालय बेरूत में था जिस पर हमला हुआ। दहिया के कई ठिकानों पर भी हमले हो रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्ला की ताकत कमजोर हो रही है, लेकिन निरस्त्रीकरण का मुख्य फोकस दक्षिणी लेबनान में लितानी नदी तक ही रहेगा। यह व्यवहारिक लक्ष्य है, पर पूरे लेबनान के लिए नहीं। जल्दी बताइए याकूब, उस लक्ष्य की समय सीमा क्या है?
देखिए, मेरा मानना है कि अगर हम उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जारी रखने की ज़रूरत की बात कर रहे हैं तो इसमें कम से कम कई हफ्ते लगेंगे, मैं कहूँगा, जब तक दक्षिणी लेबनान वास्तविक इजरायली सुरक्षा नियंत्रण में नहीं आ जाता। हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स अभी भी सक्रिय हैं, लेकिन अब फायरिंग ज़्यादातर लितानी के उत्तर से हो रही है, दक्षिण से नहीं। मेरा मानना है कि ये 4 आईडीएफ डिवीजन जिन गांवों में वे रोज दाखिल होकर तलाशी ले रहे हैं, वहां उनका अभी काफी काम बाकी है और हर दिन उन्हें और हथियार मिल रहे हैं। मैं कहूंगा कि ये समय रेखा ईरानी समय रेखा से अलग है। समय रेखा की अपनी एक जिंदगी है और यहाँ पूरा मकसद इन दोनों क्षेत्रों को एक दूसरे से अलग करना है और उन उत्तरी समुदायों के लिए पूरी हकीकत को बदलना है, ताकि जब वे सीमा के पार देखें तो वे फिर कभी हिजबुल्लाह को ना देखें। वहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य और उद्देश्य है। याकूब, उन अपडेट्स के लिए धन्यवाद। अब जब हम इस युद्ध को देखते रहते हैं तो एक बड़ा सवाल ये है कि ईरान पर युद्ध कॉकपिट से कैसा दिखता है। इजराइल ने i24 न्यूज़ हिब्रू चैनल पर इजरायल एयरफोर्स के स्क्वाड्रन कमांडर का खास इंटरव्यू लिया, जो इंटरव्यू से ठीक पहले ईरान के ऊपर थे और तुरंत बाद लौटे। 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले हम ईरान में थे ताकि एक बहुत ऊंचाई पर स्थित पहाड़ को देख सकें जो आंशिक रूप से नष्ट हो चुका था। आपका हमला बिंदु एक मीनार के मुहाने पर है जहां से मिसाइलें इजराइल राज्य की ओर जाती हैं। ये वो पल है जब आप सारी बर्फ और हरे बादल को देखते हैं, लेकिन आप एक मिसाइल भी देखते हैं। मुझे पता है कि अगले 7 मिनट में मिसाइल आ सकती है। इसी असंगति के साथ मैं हमेशा जीता हूँ। सुंदर बादलों के बीच और इन बादलों के नीचे जो कुछ हो रहा है उसके बीच रहना बहुत कठिन है। आप सिर्फ सुंदर बादल के साथ जीना चाहेंगे, बुरे के साथ नहीं। मध्य पूर्व के आसमान में इस समय इतिहास लिखा जा रहा है, ऐसे अभियानों और कार्रवाइयों के माध्यम से जो हाल तक कल्पना से भी परे थे। नेगेव के दिल में स्थित रोमन बेस पर हमें F-16 स्क्वाड्रन के धड़कते दिल की एक दुर्लभ झलक मिली। युद्ध मशीन जो पहले ही पल से कभी नहीं रुकी थी। ये दिखने में भी ऐतिहासिक लगता है और महसूस भी होता है। हर गुजरता पल ऐसा लगता है कि वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। मैंने इस युद्ध की शुरुआत के लिए एक योजना बनाई और मैंने उन्हें बताया कि हम बच्चों और उनके बच्चों के लिए भविष्य को अलग रख रहे हैं। मैंने अपने पोते पोतियों के बारे में सोचा जो सड़कों या उत्तरी गांवों में घूमते थे, पर उन्होंने ना अपना लाल रंग दिखाया न मुस्कान, और कभी नहीं सोचा कि उनके घरों के लिए ये कितना भयानक हो सकता है। हम इजरायली वायुसेना तेहरान के ऊपर संरचना बनाकर ऐतिहासिक लक्ष्यों पर हमला कर रहे हैं। हम एक ऐसे घटनाक्रम के बीच में हैं जिसका उद्देश्य धमकी देना है। शुरुआती योजना से लेकर कंट्रोल रूम के गलियारों तक और निर्णायक क्षण तक जब विमान जमीन से संपर्क तोड़ता है। ये प्रक्रिया आपके कहने से कुछ घंटे पहले शुरू होती है और लंबी होती है। ये वो पल होते हैं जब आप सबसे छोटी छोटी बातों के बारे में सोचते हैं, क्या कमी है और क्या बाकी है, ताकि सब कुछ वैसा ही हो जैसा होना चाहिए। आप सच में अपना घबराहट कम कर लेते हैं, हर चीज़ के बारे में सोचते हैं और सब कुछ जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं ताकि सब कुछ सही चले और हम समय पर तैयार हो सकें। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको कौन सा मिशन मिला है और आप समझ जाते हैं कि इस उड़ान के लिए आपके साथ कौन कौन है, चाहे वो कॉकपिट के अंदर हो या स्ट्रक्चर के अंदर, बहुत सारे विमान होते हैं, आप कहाँ उड़ान भर रहे हैं। जैसे ही इंजन चालू होता है, मिसाइल पहियों के घूमने पर लगती है और लाइन का पहला पूर्व दिशा में। पूरे रास्ते कॉकपिट में शांति रहती है, सिर्फ ज़रूरी बातें ही कही जाती हैं, सिर्फ वे बातें जो मिशन को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहिए लगातार चलते रहते हैं। मैंने क्या भूल किया, क्या मिस कर दिया, किस चीज़ का ध्यान नहीं रखा, अगला कदम क्या है जो मुझे करना है। आप भविष्य के बारे में नहीं सोचते, आप इतिहास के बारे में नहीं सोचते, आप बच्चों के बारे में नहीं सोचते कि क्यों काम कर रहा है। हर समय बस मिशन पर ही ध्यान रहता है। कॉकपिट की शांति और पूरी तरह से खामोशी से लेकर जमीन पर उतरने के साथ आने वाले भावनाओं के विस्फोट तक। फिर इंजन बंद हो जाता है और शायद घटना की गंभीरता समझ में आने लगती है। मैं कॉकपिट का ढक्कन खोलता हूँ, वो धीरे धीरे खुलता है और मैं दस्ते के कमांडर को देखता हूँ। मुझे पता है उसे आना है, मैं दस्ते में उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, बहुत उत्साहित हूँ।
वो कॉकपिट खोलकर विमान से उतरता है, मेरी ओर देखकर भांपता है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ और क्या सोच रहा हूँ। मैं देखता हूँ, मुस्कुराता हूँ और हाथ से इशारा करके बताता हूँ कि हम कितनी तीव्र स्थिति से लौटे हैं। हर बार वो हवा में होता है, मैं बस सुनने का इंतज़ार करता हूँ कि वे लौट आए हैं और सब ठीक है। ठीक है। मिशन पूरा होने पर वो मेरी तरफ आता है, मैं उसे जोर से गले लगाता हूँ। फिर वो सबको ओके का इशारा करता है। भरोसे और संतुष्टि का पल आता है। मुझे लगता है उसकी नज़र में मैं ईरान के लिए भी उड़ान भरने लायक था। मैं उसके साथ और पीछे बैठा था क्योंकि वे भी वही महसूस करते हैं जो मैं करता हूँ। यह अद्भुत है। फिर अचानक समझ आता है कि यहाँ क्या हुआ। हाल के हफ्तों में वायुसेना बहुत तेज गति से काम कर रही है। एक के बाद एक हमले सैकड़ों किलोमीटर पूर्व की ओर, दुश्मन की हवाई सीमा के अंदर गहराई तक, रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में गोला बारूद, और स्क्वाड्रन लगातार बिना रुके 24 घंटे काम कर रही है। उड़ान से उतरते ही तुरंत अगले मिशन के लिए निकल पड़ता है। तुम एक पल के लिए कुछ खाते हो, वीडियो देखते हो, हर उस चीज़ का विश्लेषण करते हो जिससे अगली बार कुछ सीखा जा सके। रिपोर्ट लिखते हो, 2-3 घंटे सोते हो और फिर अगले मिशन के लिए तैयार हो जाते हो। ये एक रूटीन है जिससे हर कोई अपने क्षेत्र, संगठन, स्क्वाड्रन या यूनिट में गुजरता है। ये बिल्कुल एक किसी सुकून देने वाली फिल्म जैसा है। आखिरकार शरीर कह सकता है कि वो थक गया है पूरी तरह से, लेकिन कुछ तो है एड्रेनलिन में जो तुम्हें मजबूर कर देता है। तुम्हारे पास ज़्यादा विकल्प नहीं होते। सभी समझते हैं कि यहाँ थकावट के लिए कोई जगह नहीं है, थकान के लिए कोई जगह नहीं है, सुस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। ये हमारे शब्दकोश में ही नहीं है। पूरे युद्ध के दौरान विमान के गिरने की संभावना हमेशा योजना बनाते समय और खासकर दिमाग में रहती है। ईरान के आसमान में पायलटों का नेतृत्व करने वाले टीम कमांडो के रूप में खतरा एक ऑपरेशनल शब्द से बदलकर कंधों पर बोझ बन जाता है। हमारे पास कुछ उड़ानें थीं जो हमारे लिए ख़ास तौर पर थीं, जिनमें नीति लाल नीति थी, जैसा कि हम उसे कहते हैं। इसका मतलब है कि अब हम बहुत बड़े जोखिम के साथ हमला करेंगे। हम सवाल नहीं पूछते, हमें पता है कि हम बड़े जोखिम के साथ हमला करेंगे। अभी इसी वक्त जब ये हमला पहले से तय था और तुम्हें कहा गया है कि इसे अभी ख़त्म करो वरना ये निकल जाएगा और तुम्हें बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा, तुम ये करते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि यही अभी याफो की बस्ती को बचाएगा। ये एक एहसास है जिसे तुम जानते हो कि वो सीधे तौर पर इजराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए है, और वो भी तुरंत। समझ में आता है कि जो हमला देश के इलाके में होने वाला था उसे नाकाम कर दिया गया है। सबसे बड़ा गर्व तब होता है जब तुम जानते हो कि तुमने बड़ा जोखिम लिया और अपने विमान व टीम की कुर्बानी देने को तैयार थे ताकि हमला इजराइल तक न पहुंचे। जब तुम पायलटों को भेजते हो और जानते हो कि इसमें खतरा है। हम हमेशा खतरे में उड़ान भरते हैं, और एक बार जब हम पर मिसाइल दागी गई तो हमने सारी कार्रवाई की ताकि उससे बच सकें। पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ कुछ जगहों पर हम दांत भींचकर मिशन को अंजाम देते हैं। जिम्मेदारी की भावना और पूरी ऐतिहासिक वास्तविकता अचानक एक ही पल में बिल्कुल अलग अर्थ ले लेती है। परिवार के संदर्भ में उसका अर्थ। 2 हफ्ते बाद जब मैंने पहली बार बच्चों को 4 घंटे के लिए देखा तो मैंने उन्हें चूमा और फिर कहा, वाह मैं कहाँ था, क्योंकि उस पल तक मैं पूरी तरह से किसी और ही जोन में था। आप किसी भी चीज़ में व्यस्त नहीं होते और एक पल के लिए आप अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं ये मेरे बच्चे हैं। आप कहते हैं कि ये उनके लिए है, और जैसा कि मैंने कहा उनके बाद आने वालों के लिए भी है। बस अलौकिक भावनाएं थीं। बस गले मिल रहे हैं, एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। इससे ज्यादा ये होना चाहिए। हमारे लिए आपके साथ लड़ना बहुत बड़ा सम्मान है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। समझाइए। लमारी, अंग्रेजी भाषा में पेट्रोल पंप कर्मचारी को बुलाना। ऐसे पेट्रोल पंप कर्मचारी को देखना जो इजरायली नहीं है बल्कि उसके पास अमेरिका का सिम कार्ड है, और जब वो पेट्रोल भरकर कहता है शुभकामनाएं, उन्हें दिखा दो। आशीर्वाद सुनना भी अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद आपको भी सज्जनों। सुरक्षित रहें, जोरदार वार करें। फिर मिलेंगे। न पकड़ाए जाने वाले नायक।
प्रारंभिक हवाई अभियान का उद्देश्य दुश्मन की फायरिंग पोजीशनों को नष्ट करना था, ताकि दुश्मन को यहाँ सैकड़ों हजारों मिसाइलों को झेलना पड़े, जो हमारे लिए ज़रूरी ठिकानों, शरीर और मन पर असर डालते। अगर आज सुबह ऐसा नहीं होता तो हमारे पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। प्रारंभिक हवाई अभियान मेरे लिए बहुत खास था, वो दिल में बस गया। ये जानना ही पागलपन था कि अब पायलट हवा में है और हम बस इंतजार कर रहे हैं सुनने का कि कैसा रहा, और उनकी लैंडिंग का इंतजार कर रहे हैं। उसी जोन में जैसे मैं हूँ, बस एक अलग दुनिया में, ताकि विमान के किसी भी पुर्जे में कोई गलती ना हो, सब कुछ अपनी जगह पर हो, ताकि विमान आखिर तक पहुँचे, मिशन पूरा करे और लौट आए। और ये कमाल है कि कैसे इन सभी जोन, अलग अलग विभागों और शाखाओं के बीच तालमेल आखिर में एक ही पल में मिल जाता है। मैं अपने लोगों पर बहुत गर्व करता हूँ, बहुत गर्व। और ये कोई आम बात नहीं है कि कोई अनगिनत घंटे काम करे, बहुत ही कठिन मेहनत करे और फिर भी सब कुछ जोश और मुस्कान के साथ करे। और ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये ख़त्म नहीं हुआ है। मैं अपने लोगों से कहता हूँ कि जो हम आज कर रहे हैं उसे भविष्य में इतिहास की कक्षाओं में पढ़ाया जा सकता है। हम एक बहुत बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। जब लाखों इजरायली पासओवर की मेज और सुरक्षित स्थानों के बीच आ जा रहे हैं, वहीं कुछ लोग सैकड़ों किलोमीटर पूर्व में उस जगह पर स्वतंत्रता का त्योहार मना रहे हैं जहां आज भी इसके लिए लड़ना पड़ता है। बस अब हमारी बारी है। हम खुशकिस्मत हैं मेरी नज़र में। क्या तुम्हें लगता है कि तुम खुशकिस्मत हो? क्या ये तुम्हें एक विशेष अधिकार लगता है? आखिर क्या महसूस होता है? ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। अब हमारा समय है और हमसे उम्मीद की जाती है कि ये सही तरीके से किया जाएगा। ईरान के आसमान में क्या हो रहा है और इजराइल अमेरिका के संयुक्त समन्वय पर एक दिलचस्प नजर ठीक इसी वक्त।